2014 से शुरू होने वाला खेल आज भी जारी है। वजीर आजम का सियालकोट में बयान, मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं मिला, पैसा कहां से कैसे गया? जवाब दे दें बात ही खत्म हो जाएगी, अदालत के रिमार्क्स। राहील शरीफ की सऊदी फौजी इत्तेहाद की सरबराही करने पर सेनेट में सवालात। हुकूमती मौक़िफ़ है कि वो किसी इत्तेहाद की सरबराही नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो फिर वो सऊदी अरब क्यों मुकीम हैं? और एक टिकट में दो मज़े, दफ्तर, यूनिवर्सिटी, बाजार जाइए, साथ में शादी का रिश्ता घर लाइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पैनामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि JIT की रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में शरीफ खानदान के बारे में बड़ी संगीन दस्तावेजी ट्रेल है जिसे किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो जिल्द है जो लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से है और इसमें शरीफ खानदान के असासों की तकसीम का भी जिक्र आता है और ये भी इशारा मिलता है कि मरियम और उनके भाई के ने अदालत उज़्मा और JIT को जाली दस्तावेज़ात फराहम किए। तो ये सवाल फिर शरीफ ख़ानदान का वकला का यही मौक़िफ़ रहा है कि JIT गैर जानिबदार है और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या जज साहिबान जो हैं वो इस बात पर कायल हुए हैं या नहीं। याद रहे कि पिछले साल ना सिर्फ हुक्मरान जमात और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान TORs पर पैनामा लीक्स के हवाले से झगड़ा रहा था, इसी तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सऊदी फौजी इत्तेहाद की कमान संभालने पर भी TORs की बात छिड़ी थी। ये मामला कल और आज सेनेट में फिर उठ खड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ का कहना है कि अभी तक TORs नहीं तय हुए। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ अप्रैल में सऊदी अरब गए, जिसके बाद इस तकर्री का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर असर के हवाले से खूब तनकीद हुई थी, ख़ास तौर पर अगर उसे सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों और कतर और उसके इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई के तनाजुर में देखा जाए। और प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर, जिसके तहत पेमरा के इंडियन ड्रामों पर लगाई गई पाबंदियों को उठाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि पाबंदियां गैर माकूल हैं क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इतना ज्यादा रिकॉर्ड इस वक्त अदालत के सामने है कि आप उसको देखते गए तो हर सफे पे एक नई कहानी और नई मूवी बन सकती है। किसी किस्म का कोई 2 नंबर तरीके से एक इलेक्टेड वजीर आजम को हटाने की कोई भी जो साजिश है वो वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के वोटर नाकाम करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सियासी कब्र खोदना चाह रहे हैं। इमरान नामे को इंशाअल्लाह ताला खाकसार करेंगे इस अजीम अदालत उज़्मा के अंदर और ताबूत निकलेगा इमरान खान और उसके हवारियों का। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उज़्मा बुखारी साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा हमें वक्त देने का। उज़्मा साहिबा, आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सियालकोट का दौरा किया और उनकी तरफ से कुछ जो बयानात सामने आए उनमें से उनका ये भी कहना था कि मेरा एहतसाब करो लेकिन उसके बाद सबका होगा। अगर आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कर सकती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कोई कानून लाया जाएगा, सबका एहतसाब किस तरह होगा? बहुत शुक्रिया अंबर। मेरी तो बड़ी सिंपल उन्होंने बात की है और वो जाहिर है, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पनामा के अंदर फरीक हैं और जो नहीं भी हैं वो बाहर आकर यही बात करती हैं जी बिल्कुल सबका एहतसाब होना चाहिए। पनामा में 400 साढ़े 400 लोगों का नाम है और उसमें वो मुअज़्ज़िज़ीन जो बहुत मुस्कुराते हुए कलफ वाले कपड़े पहन के पनामा में आते हैं जाते हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे, जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं। चौधरी शुजा साहब तशरीफ़ लाए हुए थे जिनके मुनज़लाई की ऑफशोर कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की और पिन पॉइंट करके वज़ीर आज़म का जो है वो इसका एहतसाब होने की बात हो रही है। तो हम तो हाजिर हैं ही हैं, लेकिन ये बात भी एक देखनी चाहिए और आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग इश्तिहारी है, जो भागा हुआ है लीडर अदालतों से, जो कभी अदालत में पेश नहीं होता,
जिसको गाली गलोच की वजह से हमेशा अदालतें फेवर कर रही हैं, उसको 15वीं दफ़ा आखिरी मोहलत मिलती है आखिरी जवाब देने के लिए, इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, जो कह रहा था कि मेरी सारी मनी ट्रेल मौजूद है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके केस में कहते हैं कि हमें जो है वो मनी ट्रेल नहीं मिली और उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं। तो ये जाहिर है एहतसाब इस मुल्क में सबका होना चाहिए, हमारा तो हो ही रहा है, लेकिन सबका होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर हम देखा जाए, इसका ये मतलब आपका कहना है कि अब इंतकामी सियासत है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारा काम साजिश जैसे आपका कहना है चल रहा है, तो फिर ही विल हिट बैक? देखिए ये बड़ी मज़ेदार बात है, बस ये इमरान खान साहब भी फरमाते हैं मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पकड़ते क्यों नहीं, तुम्हारा काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है, तुम्हारा काम हुकूमत है, तुम्हें पकड़ना चाहिए। जब कोई उनके ऊपर एक्शन ले तो आप लोग कह देते हैं इंतकामी सियासत है। बाय द वे जो भी कुछ इस वक्त कोर्ट में हो रहा है उसमें हुकूमत का लेना देना नहीं है। जो इश्तिहारी इनको करार दिया गया है वो इस्मतुल्लाह जुनैद जो एसपी केस जो है उसके अंदर एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनकी जायदाद को करने का हुक्म दिया है और उनको जो है वो प्रोक्लेम डिफेंडर उनके बारे में जो है वो डिक्री जारी हुई है। सो उसमें हमारा तो कोई लेना देना ऐसा नहीं है। और जो देखिए उनके मामलात, ये ख्वाजा आसिफ का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो इनकी जो ये इन्होंने इन्वेस्ट किए कंपनियां बनाई, ऑफशोर कंपनियां पहले बाहर, और जो शौकत खानम के पैसे इन्वेस्ट किए जो पाकिस्तान के कानून के तहत बल्कि दुनिया के किसी कानून के तहत चैरिटी के पैसे इन्वेस्ट नहीं हो सकते, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं। सो हमारा सवाल और हमारा तो फिर जायज़ ये मुतालबा है कि फिर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सबका एहतसाब होना चाहिए। इसमें इंतकामी कार्रवाई है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, एहतसाब अदालतों ने करना है और अदालतों को सबका एहतसाब करना चाहिए। ये नहीं हो सकता। तो फिर उस्मा साहिबा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फिर, अगर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जाहिर है दूसरी तरफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फिर कानून अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, कवानीन के जरिए, एक्शन के जरिए। ये दुरुस्त कह रही हैं आप, और मैं समझती हूँ कि इस पे जो है वो डिले हुआ है और वो नहीं होना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी के बिल के ऊपर आपको मालूम है पिछले 1-1.5 साल से ये हुकूमत का बड़ा फर्म बिलीव था कि हमें अकाउंटेबिलिटी जो लॉ है उसको चेंज करना चाहिए। प्री बार्गेनिंग के ऊपर जो भी आपको मालूम है कोर्ट्स की भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि इसके ऊपर इसको खत्म चाहिए। और बाय द वे जो मुअज़्ज़िज़ीन पीटीआई हैं इसमें बहुत सारे प्ली बार्गेन से भी फ़ायदा उठाकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सो इसलिए ये आप दुरुस्त कह रही हैं, ये गफलत हुई है और इसमें हुकूमत का शायद उतना कसूर तो नहीं है। अफसोस हो रहा है, तो अफसोस हो रहा है इस गफलत का। अंबर मैं सिर्फ एक जुमला कह लूँ, बिल्कुल अफसोस हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए हुकूमत ने, आपको मालूम है एक दफ़ा ये मूव शुरू भी हुई थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश, और हमेशा आपको पता है कि जब आप कोई भी लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाता है। फिर सेनेट के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो इस वक्त मेजॉरिटी में है और ये एक दफ़ा मूव शुरू भी हुई, लेकिन देखने में यही आया कि लोगों का जो अपोजिशन पार्टीज़ जो है ख़ास तौर पे उनका टारगेट नवाज शरीफ है, उनका टारगेट कहीं से भी एहतसाब का ना प्रोसेस को शुरू करना है, ना एहतसाब के मामलात को इस मुल्क में दुरुस्त करना है। इसमें सिर्फ ये है कि 2018 से पहले PMLN को रोक लो और मियाँ नवाज शरीफ को इतना जो है वो उनके ऊपर गंद उछाल लो, इतनी गर्द उठाओ कि शायद उनका कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनको मालूम नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो PM हाउस में इतने खतरनाक नहीं है जितने PM हाउस के बाहर खतरनाक होंगे इनके लिए। आपने वज़ीर आज़म का जिक्र किया और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बात की थी, उनका पूछना था कि मेरा कसूर क्या है। अब अगर हम समात के दौरान 3 रुकनी बेंच में से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं जज साहिबान के, वो बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि आपके मौकल के ख़िलाफ़ इतना मवाद है कि बाद में भी वो नाअहल करार दिए जा सकते हैं। और वॉल्यूम नंबर 4 की बात हुई थी जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो रिमार्क से इशारा ये मिल रहा है, उनका ये भी पूछना था कि आखिर जो लंदन फ्लैट से उनकी मिल्कियत पर साबित कर ले, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये ज़ाहिर सियासत से अलग है, ये तो ज़ाहिर जज साहिबान पूछ रहे हैं। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आज अदालत ने यह भी कहा
कि ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है पूरी रिपोर्ट के अंदर कि कहाँ कोई किकबैक ली, कहाँ कोई कमीशन लिया। ये भी अदालत की आज ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उनकी ये भी है कि इस पूरे मुकदमे के अंदर नवाज शरीफ के ऊपर उनके कहीं भी मलकियत साबित नहीं होती है लंदन फ्लैट्स के हवाले से। सो ये भी रिमार्क्स हैं अदालत के हवाले से। जो आप जिल्द 4 की और उसकी बात कर रही हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको एक जल्दी से उसका जस्ट लेना चाहती हूँ कि ये जो JIT रिपोर्ट जिसको आप सिर्फ आप लोग कह के कि जी ये कॉन्ट्रोवर्शियल कह रही है PMLN, और ऐसे बात इतनी सिंपल नहीं है। देखिए क्या ये क्यों ज़रूरी है, ये ऐसा क्यों होता है कि हीरे चुने जाते हैं लेकिन वो फरिश्ते बन जाते हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन भी टेप करने लगते हैं वो तमाम, और फिर वो सोर्सेज पे चले जाते हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन है अदालत की, और मैं चूँकि खुद कानून के पेशे से मेरा ताल्लुक है, सोर्स एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होता। ये जितने भी जिल्द 4 की चीज़ें हैं ये सोर्स एविडेंस लिया गया है। वो सोलिसिटर कंपनी जिसका कोई जो डोरमेंट कंपनी है उसकी अपनी वेबसाइट पे लिखा है, जिसने कि पर आज तक जिसने ऐसे मामलात में कभी काम ही नहीं किया, उनका दफ्तर ही नहीं है बाय द वे। वो एक ही बंदा है जो PTI का जो फंड रेजर है, उसकी बेगम साहबा जो है वो उनके फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं। ये सारे मामलात घूम फिर के पता नहीं PTI पे क्यों चले जाते हैं। जो JIT के अंदर लोग थे उनके ऊपर तुम्हारा इतराज था ही था, लेकिन जो ये हुआ है ये बड़ा ही कमाल हुआ है। यानी आपने 35% तो आपने सुना था, अब 35% जो है वो कोई रिलीफ मिला है इस कंपनी को जो है वो देकर, जो ये कैसे दिया उस्मा साहिबा वर्जी की गई वाजिद ज़िया साहब की तरफ से, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हमने चैलेंज किया है, और अभी मरियम नवाज साहिबा के भी और जब हसन साहब के हुसैन साहब के वकील बात करेंगे। देखिए उस्मा साहिबा, लेकिन उस्मा साहिबा बात बहुत सादी और सिंपल है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांग रही है अदालत वो सब मिल जाएं, अदालत मुतमईन हो जाती है, तो फिर JIT की रिपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं रहती, उस पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए इसमें कोई, देखिए अबर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये केस 40 साल पुराना है, और 40 साल के जितने कागजात हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने सब पेश किए अदालत आलिया के सामने। उसके बावजूद उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मजीद इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सो मजीद जो चीज़ें थी वो भी हमने पेश करने की कोशिश की, लेकिन उस तमाम बात के अंदर ये बात निकल कर बड़ी क्लियरली सामने आई कि एहतसाब मामला ही नहीं है। यहाँ पर नवाज शरीफ की ज़ात और PMLN को कट साइज करने की बात है। यहाँ पर -1 फार्मूला चल रहा है शायद किसी के दिमाग के अंदर। यहाँ पर तो स्टोरी और है। अब देखिए ना, जो आप सोर्सेज के जरिए डॉक्यूमेंट लें वो डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और अदालत ने ये भी एडमिट किया कि वाकई सोर्स एविडेंस के जरिए कोई भी एविडेंस नहीं होती। और आपने एक फॉन्ट को जो है वो आपने बनाया, अब ये साबित हो जाएगा। देखिए इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये भी है कि जो हमारे सोलिसिटर ने जिसने ये ट्रस्ट डीड बनाई थी कि, और पनामा पेपर्स के अंदर भी ये मौजूद है उनके नीचे नोट के ऊपर कि ये बेनिफिशियल ओनर है मरीम नवाज, लेकिन नीचे लिखा कि अगर कोई ट्रस्ट डीड है तो हमारी नॉलेज में नहीं है। और ट्रस्ट डीड जिस रजिस्टर ने बनाई उसको भी इन्होंने लेटर लिखा बाय द वे JIT ने, और उसने कंफर्म करके भेजा कि हमारी कंपनी ने ये इतने में 2006 में ये बनाई थी। उसका कोई रिकॉर्ड इन्होंने JIT रिपोर्ट में नहीं लगाया जी। उस्मा साहिबा का अपनी मर्जी का एविडेंस लेने की कोशिश की गई है। उस्मा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लेते हैं ब्रेक। सेनेट का इजलास जारी है। कल भी सेनेट का इजलास हुआ था और एक बहुत अहम सवाल पूछा गया था सेनेट में कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ जो सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं, इस वक्त कहा जा रहा है अप्रैल में गए थे और यही सुना था कि उनके TORs वो उनका क्या काम होगा, किस तरह होगा, क्या पार्लियामेंट से NOC उन्होंने नहीं ली, क्या उनको मिली या नहीं, इस पर सवाल पूछे गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं ताज हैदर साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब वक्त देने का। ताज साहब, TORs बता सकते हैं कि अभी तक नहीं मिले, कुछ मालूम है कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में कर क्या रहे हैं? जी ताज साहब।
ताज साहब, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ जो एक सऊदी अरब की जो फ़ौजी इत्तेहाद है उसके सरबरा उनकी तकर्री हुई, सुनने में आया था कि हमें TORs के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है कि वो सऊदी अरब में कर क्या रहे हैं। जी, और मैं आपको यहाँ भी ये भी याद दिलाती चलूँ कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि मई में TORs तय होंगे, उसके बाद NOC फराहम की जाएगी। सेनेट में ये सवाल उठा और ये पूछा गया था वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ साहब से, और उनका जवाब ये था कि अभी तक TORs नहीं तय हुए। फिर सवाल यही उठता है कि उनसे पूछा गया था कि अगर TORs नहीं तय हुए तो वो कर क्या रहे हैं, क्या वो लीड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं फोर्सेस को, जिस पे ये मालूम हुआ था कि उनका एक एडवाइजरी रोल है। लेकिन ये एडवाइजरी रोल क्या है, इस पे क्या हमारी ख़ारजा पॉलिसी भी मुतासर हो सकती है? नहीं। पहले बात हुई थी ईरान की, ईरान के साथ ताल्लुकात की, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब जो हैं हरीफ ममालिक हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। लेकिन अगर अब आजकल के तनाजुर में पूछा तो अब मामला कतर, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये अब हरीफ ममालिक नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान को इस मामले में ज़ाहिर है बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, सूरत हाल है, और कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा, और कहा जाता है कि चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल ही कतरी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब भी हमारे बहुत इत्तेहादी रहे हैं। सिर्फ इस हवाले से भी इत्तेहादी नहीं है एक पॉलिटिकल सिचुएशन में, लेकिन इस तरह से भी इत्तेहादी हैं कि सियासी तौर पर भी मदद फराहम करते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शराजी साहब हमें वक्त देने का। शराजी साहब, कल सेनेट में जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की रोल, किरदार इस फ़ौजी इत्तेहाद में पूछा गया, लेकिन अभी तक वजाहत से नहीं आई। मेरा ख्याल में जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, बल्कि ये अगर कहा जाए कि हुक्मरान जमात मुस्लिम नून की जो क़यादत है उनके साथ जो ताल्लुकात है, शायद उसको निभाने के लिए ये फैसला तो किया गया था, लेकिन नंबर आपको याद होगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया था। वो है कि ये कहा गया था कि जो मिडल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर अगर पाकिस्तान गैर जानबदार है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बुनियादी तौर पर तो एक पुराने दोस्त को राजी रखने के लिए ये फैसला तो किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी हुकूमत उस तरह की ओनरशिप नहीं ले रही। यही वजह है कि जब पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया मीडिया की तरफ से या अपोजिशन जमातों की तरफ से ये बार बार हुकूमत से पूछा जाता है, तो इसी तरह मामले को टाल दिया जाता है कि कहा जाता है कि अभी तक उस इस्लामी फौज के TORs नहीं बने, जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर सकता तो उसका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगरचे वहाँ पे जो इत्तेहाद ज़ाहिर किया जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग भी लहराया जाता है, पाकिस्तान का झंडा तो उस इत्तेहाद के अंदर हमें नजर आता है, तो फिर शमूलियत के लिए और क्या बाकी रह जाता है। रह गया मामला NOC का, तो राहील शरीफ का NOC के हवाले से खुद वज़ीर दिफा ने फरमाया कि हमने उनको NOC जारी किया है, उनको हमने खुद भिजवाया है, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि जब ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये फिर एक जवाब आया कि नहीं, वो इंफरादी हैसियत में वहाँ पे गए हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इस मामले के ऊपर जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान के खारजा मामलात को बहरहाल इफेक्ट कर रहा है, बहरहाल इफेक्ट कर रहा है। शराजी साहब, आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ ताज हैदर साहब भी हैं। ताज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सेनेट का इजलास मुझे मालूम है चल रहा है। सेनेट ये लोग काफ़ी भूल चुके थे जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की तकर्री के बारे में, सेनेट क्यों अब पूछ रही है? नहीं, मतलब ये कि क्या भूली हुई चीज़ों को पूछना नहीं चाहिए तो क्या ये खतरा कि हमारे सिपाही वहाँ पे जाएंगे, और क्योंकि जाहिर है कि वो एक फौज के कमांडर है और वो फौज 45 मुल्कों की है, बल्कि कल एक सेनेटर ने बड़े दुख के साथ कहा कि काश कि ये फौज फलस्तीनियों के लिए लड़ती, काश के ये फौज कश्मीरियों के लिए लड़ती, क्योंकि इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं हुई है। तो जो आलम इस्लाम के कॉजेज हैं, कश्मीर हो गया, बैतुल मक़दस हो गया, उसके लिए आलम इस्लाम अपने वसाइल को जमा नहीं कर रहा, बल्कि ये आपस की लड़ाई के अंदर
कि ईरान एक तरफ और ये सऊदी कैंप दूसरी तरफ, और ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो अमरीकी साम्राज्य की छतरी के अंदर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहाँ पहुँच के ये सारा किया है। तो अब ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सीधी बात थी, यमन के मसले पे हम कहते हैं कि जी सीज फायर हो और बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए और इंसानी जानों की और मुसलमानों की जानों को इस तरीके से ना खराब किया जाए। और ये वसाइल और ताज साहब, यमन में भी जंग जारी है इस वक्त। इसके अलावा कतर के साथ जो झगड़ा है अब सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों का, वो भी मामला साथ साथ है। मामला है तो इसको हम क्यों इन झगड़ों को बैठ के, क्योंकि 74 की इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराई थी, उसके ये फैसले थे अल-कुद्स की आज़ादी और ये अपना एक इस्लामी बैंक और वसाइल जो हैं वो इस्लामी दुनिया के वो उन्हीं मुल्क इस्लामी मुल्कों में इस्तेमाल होने, तेल को एक इकोनॉमिक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना, और जो आपस के झगड़े हैं उनको एक OIC के प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुफ्तशनी से तय करना जी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सारी की सारी भुला दी गई। शहीद जुल्फ़िकार अली वो भुला दी गई, लेकिन इस वक्त अगर आप बता सकते हैं आपका क्या सेंस है कि वफाकी हुकूमत बता नहीं पा रही, बताना चाहती नहीं है, खुद मालूम नहीं? मालूम तो जाहिर है कि उनको है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस वक्त पार्लियामेंट ये डिस्कशन कर रही थी और मुत्तफ़िक़ा फैसला दे रही थी, उस वक्त भी ये तमाम इंतज़ामात कर लिए गए थे और उस वक्त भी हकीकत को छुपाया गया। एक अगर वज़ीर आज़म जो अपने आप को मुंतखब कहते हैं और उनकी हुकूमत जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, अगर वो अपनी पार्लियामेंट के सामने गलत बयानी करे और चीज़ों को छुपाए, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका जाहिर करना नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो हम पार्लियामेंट का इजलास कैमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन बेखबर रखना पार्लियामेंट को और इस किस्म के बयानात देना कि जो गुमराह कुन है, मेरे ख्याल से तो ये हमारी जो खारजा पॉलिसी है और हमारी जो दाखिली सिक्योरिटी है और हमारी जो हुकूमत का एतबार है, क्योंकि हुकूमत एतबार पे होती है जी। ये बंदूक पे तो ये आमिर करते हैं, जमहूरी हुकूमत एतबार पे चलती है। जमहूरी हुकूमत एतबार पे चलती है। बहुत बहुत ताज हैदर साहब और इफ्तिखार शराजी साहब। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंडियन ड्रामे क्या दोबारा हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। अगर फिल्में चल सकती हैं उनकी यहाँ पर, तो फिर ड्रामों को भी अलाउ कर देना चाहिए। तो टोटली बैन कर दें, जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन उनको भी बैन कर दें। फिर पाबंदी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। अदलिया को भी चाहिए कि हमारे आवाम का साथ दे, तो इस पाबंदी को मज़ीद लगना चाहिए बजाय कि इसको ख़त्म किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। ना सिर्फ इंडियन बल्कि वो सारे ड्रामे बंद होने चाहिए जो कि पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनके ऊपर से बैन नहीं हटना चाहिए, लगा रहना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और यही सही है। इंडियन ड्रामे बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, वो फहाशी और उरियानी फैला रहे हैं। हमारी तहजीब व तमद्दन को बिल्कुल उन्हें ख़त्म कर दिया। 40 किस्तों तक जाने वाली शादी की तक़रीबात, सास बहू के ना ख़त्म होने वाले तनाज़ात, 100,000 की कारोबारी डील्स और आफ्टर इफेक्ट से भरपूर भारतीय ड्रामे आपकी टीवी स्क्रीन पर लौट रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी उठा ली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिदायतकार, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट जमाल शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब हमें वक्त देने का। जमाल साहब, अक्टूबर 2016 को जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए थे, तो उस वक्त इंडियन कंटेंट जो टीवी पे और सिनेमा में था उस पर पाबंदी लगा दी थी पेमरा ने। अब उठ गई है, ये ठीक हुआ? मैं ज़ाती तौर पे किसी भी किस्म के कंटेंट जो अगर सेंसिबल हो उस पर पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा ख्याल है कि कंटेंट की चॉइस होनी चाहिए लोगों को देखने के लिए, ऑडियंस को। लेकिन बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं
وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات جیسے پچھلے دنوں انڈیا میں جو کچھ ہوا ہمارے پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ، اس کا ظاہر ہے بیک کلیش یہاں ہونا تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سنیما میں وہ نہیں ہوا، ٹیلی ویژن میں یہ ہوا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس آزادی کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے چینلز جو ہیں وہ جو ایک خاص پرسنٹیج کی الاؤنس ہے اس کو ابیوز کرتے ہیں اور بہت شدت سے کرتے ہیں، جس کا نقصان پھر لوکل ٹیلنٹ کو، لوکل پروڈیوسر، لوکل آرٹسٹ جو ہیں ان کو ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو چینلز ہیں یا چینل اونرز ہیں ان کو ذرا اپنے آرٹسٹوں کے بارے میں بھی ذرا سافٹ کارنر رکھ کے سوچنا چاہیے۔ اچھا، جیسے جمال صاحب آپ نے کہا کہ کچھ چینلز جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو قانون کے تحت جتنی پرسنٹیج ان کو اجازت ہے فورن غیر ملکی انڈین مواد چلانے کی، اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ جو کیس ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس پر پابندی اٹھا دی۔ یہ ٹی وی چینل فلم ایشیا کی پیرنٹ کمپنی ہے، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور وہ کامیاب رہے، جیت گئے۔ جی جی، اس قسم کے چینلز جو ہیں، ایک زمانہ تھا پاکستان میں آپ کو میوزک چینلز بہت مقبول تھے، پاکستانی میوزک، موسیقی زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اب انڈین فلمز، ڈرامے، موسیقی، وہ بہت سارے ایسے چینلز پہ، فلم ایشیا جیسے چینلز پہ نظر آتے ہیں۔ جی جمال صاحب، لیکن آخر میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ تو ناظرین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ریموٹ کے ذریعے، اگر وہ نہ دیکھنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایج میں جب پورا گلوب جو ہے وہ سمٹ کے آپ کے ٹی وی کی اسکرین میں سمو گیا ہے، اس میں تو ظاہر ہے چوائس انڈیویجول کی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول، وہ ایک سیکنڈ میں چینج کر لیتا ہے۔ تو آپ بندشیں تو نہیں ڈال سکتے ہیں، دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر سینسیبل طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، تو اس میں فائدہ ہے دونوں طرف۔ میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر ہو، ہمارا کانٹینٹ انڈیا میں بھی فریلی دکھایا جائے اور ایسی صورت ہو تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وی آر آن دا ریسیونگ اینڈز، میرا خیال ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک بیلنس رکھا جائے تو اس میں میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف سے آپ کو جمال صاحب ایک منافقت نظر نہیں آتی؟ جی جمال صاحب، ایک طرح سے منافقت نظر نہیں آتی کہ وہ آپ سے فحش پن کی بات کرتے ہیں جو ٹی وی انڈین ڈرامے، فلموں اور گانوں میں ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر وہ سیڈیز بھی دیکھتے ہیں، اپنے فون پہ بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، ہماری جو پشتو فلمیں یا پنجابی فلمیں ہیں ان کی فحاشی انڈین فلموں سے کم نہیں ہے۔ ان کے ڈانسز اگر آپ دیکھیں ڈیفینیٹلی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور جس طریقے سے اپنے لوگوں کو موقع دیا جائے، اور باہر کا کانٹینٹ بھی ضرور آئے، لیکن یہ ہے کہ چوائس لوگوں کی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب جیسے اب کچھ ایسی پاکستانی فلمیں آئی تھیں اسکرین پہ، ساتھ ساتھ انڈین فلمز جو لگ رہی ہیں جو اتنی کامیاب نہیں رہی حال میں، تو کوالٹی اگر فلم اچھی ہو تو لوگ دیکھیں گے، نہیں ہوگی تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، ہالی ووڈ کی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو دیکھیں انڈین سنیما کے ساتھ یا ہالی ووڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، لہٰذا آپ کی فلم جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہم ریوائول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ تو سنیما اونرز کو چاہیے کہ پاکستانی فلموں کو رسپیکٹیبل پریزنس دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسپیکٹیبل پریزنس نہیں ملتی ہے۔ اگر رسپیکٹفلی ہماری فلمیں جو ہیں وہ ریلیز ہوں، ان کو جگہ ملے، صحیح سلاٹس ملے، تو مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے جس کی بھی فلم میرے فلم کے ساتھ لگے۔ لیکن اگر ہمارے اپنے سنیما اونرز ہماری فلموں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے کہ انڈین فلموں سے یا ہالی ووڈ کی فلموں سے ان کو بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، تو دیٹ از آلسو این ابیوز۔ اس لیے کہ ان پہ یہ بھی پابندی ہے، بلکہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستانی سنیما کو گروم کریں، موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب ہم ایٹ پار ہوں گے
تو کوئی بھی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر جو ہے وہ خائف نہیں ہوگا انڈین فلموں سے. میں ذاتی طور پہ بالکل نہیں ہوں. جی جمال صاحب، لیکن آپ نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، جب انڈین فلموں پر پابندی تھی ہمارے سنیماز میں کچھ عرصے کے لیے، فروری میں اس پر پابندی اٹھائی گئی تھی، اسی فروری. کوئی نہیں تھی وہ. لیکن جمال صاحب، جو سنیما کے مالکان ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اتنی فلمیں پاکستانی ہیں ہی نہیں کہ ہم دکھا سکیں، لوگ بھی کم آ رہے ہیں. دوسرا ظاہر ہے جو انڈین فلم انڈسٹری ہے ان کے پاس پیسہ بھی تو بہت زیادہ ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ تو کبھی ہو نہیں سکتا. دیکھیں انڈین فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہت ہی ہائیلی ڈیولپڈ انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ ٹو بی ریئلسٹک آپ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں بہت کم بنتی، یہ سچ ہے. جس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستانی سنیما کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ مراحت دے، کچھ میجرز ایسے اٹھائے کہ زیادہ سے زیادہ فلمیں بنیں. اور پھر یہ ہے کہ سنیما اونرز کو بھی ذرا رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے کہ اپنی پروڈکٹ کو ذرا تھوڑا زیادہ پروموٹ کریں انڈین پروڈکٹ کے مقابلے میں، اس لیے کہ آپ کی پروڈکٹ انڈیا میں بالکل نہیں دکھائی جاتی ہے. میں فلم کی بات کر رہا ہوں. فلم کی بات کریں. اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل. میری فلم میں نے ایک دہلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھیجی، ریونج آف دا ورتھلیس، وہ انہوں نے نہیں دکھائی. حالانکہ میری فلم کاؤنٹر ٹیررزم پہ تھی، ایکسٹریمزم کے سخت خلاف تھی، لیکن انہوں نے وہ فلم نہیں دکھائی. انہوں نے نہیں دکھائی، تو اسی لیے یعنی کہ آپ کا دکھانا جو ہے وہ اور بھی مشکل ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہی کہنا تھا کہ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایسی پابندیاں جو ہیں غیر معقول ہوتی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں تو شروع میں یہ بات کی کہ گلوبل ولیج بن گئی اور یہ دیواریں آپ نہیں کھڑی کر سکتے ہیں. مطلب کہیں سے بھی لوگ دیکھ لیں گے، لیکن جسٹس صاحب کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، جج صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جو چینلز ان کے پاس گئے ہیں ان کا ریکارڈ وہ چیک کر لیتے کہ وہ کتنا ابیوز کر رہے ہیں اس فیسلٹی کو. ٹھیک ہے، تو پیمرا کا جو کردار ہے آپ مطمئن ہیں اس حوالے سے اس سے؟ میرا خیال ہے کہ پیمرا کو ذرا اس بارے میں مزید کیئرفلی اور زیادہ کنسرن سے سوچنا چاہیے. ان کو کمپٹیشن الاؤ کرنا چاہیے، لیکن اسٹرکٹلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر 5% ہے تو 5% سے زیادہ کوئی نہ دکھائے. ہوتا یہ ہے کہ 5% کے نام پہ وہ 50% کر لیتے ہیں. 50%. لیکن جمال صاحب، ہمارا ڈرامہ، فلم تو الگ رہنے دیں، ہمارا ڈرامہ تو ہمیشہ ہماری پہچان بہت اسٹرانگ رہا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے انسیکیور ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میں بالکل انسیکیور نہیں ہوں. میں تو کمپٹیشن کے لیے بالکل اوپن ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہماری بھی ایک انڈسٹری ہے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہماری ٹرین ہے، ہمیں اس پہ پریفرنس ملنی چاہیے. وہ پریفرنس بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انڈین ٹیلی ویژن پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ پریفرنس نہیں دیں گے جو یہاں انڈین کانٹینٹ کو مل رہا ہے. تو جمال صاحب، ہمیں جیسے انڈین مواد پر بہت اعتراضات رہتا ہے، اس میں کچھ حب الوطنی کا بھی ظاہر ہے اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکش ڈرامے بھی بہت چلتے ہیں، مقبول بھی ہوتے ہیں. جی، اس پہ کوئی شور نہیں بجاتا. ڈرامے میرا خیال ہے کہ کوالٹیٹیولی انڈین ڈراموں سے بہت سپیریئر ہیں. میں اس بات کا بڑا مطلب حامی ہوں کہ زیادہ سپیریئر کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں. میں انڈین کانٹینٹ سے بالکل خائف نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک انڈین ڈرامہ بہت سب سٹینڈرڈ ہے، ہمارا ڈرامہ بہت بہتر ہے. ٹرکش ڈرامہ ہم سے بہت آگے ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. جی جمال صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. کیسا ہو اگر آپ کہیں جانے کے لیے ٹیکسی چلائیں اور ٹیکسی کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی آ جائے. ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی ایک کمپنی کی رشتہ سروس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا. بس کر فار ایور الون کا نعرہ، اب سٹیٹس ہوگا ٹیکن تمہارا، کیونکہ بلائیں گے آپ دفتر، یونیورسٹی یا شاپنگ پر جانے کے لیے ٹیکسی، اور ساتھ ہی آ جائے گا آپ کا رشتہ. چل پیار کرے گی، میرے ساتھ چلے گی، ارے تو ہاں کر یا نہ کر دے
مرضی سونیے ہم تجھ کو اٹھا کر لے جائیں گے ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے ٹیکسی سروس فراہم اور انسانیت کا درد رکھنے والی ایک کمپنی نے تمام غیر شادی شدہ افراد کی شادی کا بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک انوکھی سروس کا آغاز کیا ہے جس کے تحت ایک سواری بک کرنے پر آپ کو رشتہ کروانے والی آنٹی فراہم کی جائیں گی جو دوران سفر آپ سے آپ کے سپنوں کے راجا اور رانی کے بارے میں تفصیل سے دریافت کریں گی اور آپ کے لیے آئیڈیل رشتہ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کریں گی. اس سروس کی تشہیر کے چند گھنٹوں بعد ہی عوام کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا. ایک طرف تو ٹویٹر صارفین نے اسے مذائقہ خیز سروس قرار دیا تو دوسری طرف سروس کے آغاز کے چند ہی گھنٹوں میں کمپنی کو 1000 کے قریب رشتہ سواریوں کی درخواست موصول ہوئی. یہ سروس لوگوں کے رشتے کروانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن کمپنی کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اچھے رشتے کے لیے کیا لڑکیوں کو چائے کی ٹرے کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھنا پڑے گا یا اس کے بغیر بھی اچھا رشتہ ممکن ہو پائے گا, اور کامیابی کی صورت میں یہ شادی لو ارینج یا کری میرج کہلائی جائے گی. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. کہ جانے سے پہلے چمکتے دانت خوبصورت مسکراہٹ کی ضمانت ہے, لیکن ڈینٹسٹ دانتوں کو چمکانے کے لیے بہت پیسے مانگتے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کریں, جانیے اس ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. يلا تمام لست حلقين انا يبقى شك والله اجام يلا استنى ايوه ايوه